Now, the last topic of the chapter, that is the what are the different factors on which the speed of the nerve impulse that depends. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला है नेचर ऑफ द नर्व फाइबर, कि किस तरह की नर्व फाइबर है. अगर नर्व फाइबर आपकी नॉन माइलिनेटेड है तो उस पर नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो होगी वो स्लो होगी. Whereas in case of the myelinated nerve fiber, the conduction of the nerve impulse is more. If the arrow is toward upside, that means increase or more. अगर कहीं पे मैंने एरो नीचे को लगाया इसका मतलब है डिक्रीज और लेस. ठीक है, तो जो हमारी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उनमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो है वो फास्ट होगी. वो आपको क्यों होगी वो आपको पहले भी बता दिया. जो हमारी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उनमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होती है, साल्टेटरी यानी कि जंपिंग मैनर में, ऐसे ऐसे ऐसे, वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर एंड टू अनदर. बीच में कहीं पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होता है और कंडक्शन जो है वो सिर्फ नोड्स ऑफ रेनवियर्स पर ही होती है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस कम होता है. क्योंकि जितनी बार आयन एक्सचेंज होगा उस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एटीपी यूज करने वाला पोटाशियम सोडियम एक्सचेंज पंप काम करेगा. अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस कम होगा तो हमारा एटीपी पंप कम काम करेगा और हमारी लॉस ऑफ एनर्जी भी जो है वो कम होगी. इसका मतलब कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो हैं वो नर्व इम्पल्स कंडक्शन फास्ट भी करते हैं और साथ ही में उनको एनर्जी भी कम चाहिए. नेक्स्ट द फैक्टर इज द डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर. जितनी मोटी नर्व फाइबर होगी उतनी ही फास्ट उस पे कंडक्शन होगी. जितनी पतली न्यूरॉन होगी उतनी ही स्लो उसमें जो है वो कंडक्शन होगी. एक डायग्राम से मैं आपको दिखाती हूँ. यस, ये देखो मैंने डायग्राम बनाया है एक थिक न्यूरॉन का. थिक न्यूरॉन जो है काफी थिक है. यहाँ बीच में जानते हैं आप हमारी ये क्या है, एक्सॉन है. एक्सॉन में वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, तो ये है हमारे नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन जहाँ पे हमारा नेगेटिव आयंस अंदर है और पॉजिटिव जो है वो बाहर है. लेकिन जैसे ही यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन क्या बन जाएगी, अंदर पॉजिटिव बन जाएगी. क्योंकि ज्यादा सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, कम पोटेशियम आयन, ज्यादा सोडियम आयन जो हैं वो अंदर आ रहे हैं और कम पोटेशियम आयन जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की पोलैरिटी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो जाएगी. अगर तो ये न्यूरॉन हमारी थिक है तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज जो है वो इजिली हो जाता है और यहाँ पर जो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है वो इसके साथ कोई हिंड्रेंस या कोई जो है वो रुकावट पैदा नहीं कर रहा है. इन केस इफ द न्यूरॉन इज थिक. इफ द न्यूरॉन इज थिन, अगर आपकी न्यूरॉन पतली है तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा यहाँ से यहाँ की ओर या आपका यहाँ से यहाँ की ओर, तो कम स्पेस होने की वजह से ये आयन का एक्सचेंज जो है वो इजिली नहीं हो पाता है. दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस. ये एक्सचेंज ऑफ आयंस जो है वो एक दूसरे के एक्सचेंज में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. जगह कम है ना, तो जब ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो भीड़ भड़का होगा तो चलना मुश्किल होगा. यहाँ पर जगह ज्यादा है तो आयंस का चलना फिरना अंदर बाहर आना जाना आसान है. यहाँ स्पेस कम है तो आयंस की मूवमेंट जो है वो इजिली नहीं हो पा रही है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है हमारी न्यूरॉन की जो लेस डायमीटर है. इसीलिए अगर न्यूरॉन थिक है तो इसमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन भी कैसा होगा, स्लो. और अगर हमारी न्यूरॉन जो है अगर वो थिक है तो इसमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसा होगा बच्चों, फास्ट. नाउ द लास्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर कि अगर इफ द ऑर्गेनिज्म इज होम्योथर्मल, जैसे कि हम हैं, दैट मीन्स कि द वार्म ब्लडेड एनिमल्स. अगर हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करें जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है और नॉर्मली ज्यादा ही होता है. अगर आप अपनी बात करें तो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे एनिमल्स जो कि वार्म ब्लडेड हैं उनमें नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो है वो फास्ट होती है, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है,
अगर हम पोइकिलोथर्मल एनिमल्स की बात करें, यानी कि हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करें, तो यहाँ पर नर्व इम्पल्स कंडक्शन की जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि थोड़ी सी इसके मुकाबले काफी स्लो है. सो द टेम्परेचर, with the increase in temperature there is increase in conduction of the nerve impulse. Okay, so with this our chapter comes to an end. इसके अलावा एक बच्चे की क्वेरी आई है ऑल एंड नन प्रिंसिपल की, तो मैं इसको दोबारा से जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों. ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, इसको आपने बाद में अच्छे से पढ़ भी लेना है. तो लेट मी एक्सप्लेन दिस. ऑल सभी, नन मतलब कोई नहीं. जब कोई स्टिमुलस आएगा, दैट इज अ स्टिमुलस विद द स्ट्रेंथ विच इज लो देन द थ्रेशोल्ड. ऐसा कोई स्टिमुलस जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है, ऐसे स्टिमुलस से कोई भी इंपल्स जो है वो जनरेट नहीं होगी, कोई भी डीपोलराइजेशन जो है वो नहीं होगी. ठीक है ना. अगर आपको याद हो तो डीपोलराइजेशन के लिए मैंने आपको डायग्राम्स भी जो थे वो बनवाए थे. ये वाला कि अगर कोई इंपल्स आता है जिसमें कि जिसकी स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड से कम है, तो ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन यानी कि हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है इसकी पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आता. और अगर कोई स्टिमुलस आता है जिसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, अबव थ्रेशोल्ड है, तो ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को चेंज कर देगा और इसमें क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी. यानी कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. जो नॉर्मली बाहर नेगेटिव है, जो बाहर नॉर्मली पॉजिटिव थी अंदर नेगेटिव थी, अब उल्टी हो गई, बाहर नेगेटिव बन गई अंदर पॉजिटिव हो गई. ठीक है. तो पहली बात तो ये. दूसरी चीज, स्टिमुली विद द स्ट्रेंथ अबव थ्रेशोल्ड विल प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल. ये जो डीपोलराइजेशन हुई बच्चों, ये आपको मैंने बताया भी था कल भी पिछले वीडियो में, कि ये जो डीपोलराइजेशन जो होती है ये पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो ऊपर ले जाती है. नॉर्मली पोटेंशियल डिफरेंस अगर की बात करें तो वो नेगेटिव में होता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल की बात करें बच्चों तो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है, +45 to +50. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऊपर चला जाता है पॉजिटिव की ओर. ठीक है. कब होगा ऐसा, जब एक स्टिमुलस आएगा जिस स्टिमुलस की स्ट्रेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक न्यूरॉन के लिए, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के लिए एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि सेम होती है. चाहे कोई भी स्टिमुलस आ जाए यहाँ पे, चाहे केमिकल स्टिमुलस आ जाए, इलेक्ट्रिकल आ जाए, चाहे केमिकल स्टिमुलस आ जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आ जाए, कैसा भी स्टिमुलस आ जाए बच्चों, तो इस एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो उतनी ही रहेगी. ठीक है. तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि एनी स्टिमुलस विद द स्ट्रेंथ हायर देन द थ्रेशोल्ड विल प्रोड्यूस सेम एक्सटर्नल एक्शन पोटेंशियल, सेम वैल्यू का एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. तो अब हमें कंफ्यूजन हो रही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टिमुलस स्ट्रांग है, ये वीक है. ठीक है. हमें चोट लग गई, गिर गए, तो कभी ज्यादा लगती है, कभी कम लगती है. ठीक है. तो वहां पर जहां जो हमारे जिस एरिया में हमें चोट लगी, मान लीजिए उंगली में ये चोट लगी, ये उंगली हमारी दरवाजे में आ गई, तो पूरी उंगली में दर्द हो गई. तो इस उंगली के जो न्यूरॉन्स हैं, और एक तरफ हमें कांटा चुभ गया. ठीक है. तो कांटे से इतनी लगेगी, अगर दरवाजे के अंदर उंगली आ जाती है तो पूरी उंगली में दर्द हो जाती है. तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं उनके लिए तो जब एक बार स्टिमुलेट हो गए तो एक्शन पोटेंशियल तो होगा सेम. ठीक है. तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो डिफ्रेंशिएट जो है वो हम कैसे करेंगे, इसके 2 पॉइंट्स हैं. देखो, ये अगर कोई स्टिमुलस स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग स्टिमुलस है, मान लीजिए कि हम दरवाजे के अंदर ये उंगली आ गई और वो जोर से दब गया आपका हाथ, सो दिस स्टिमुलस विल बी कंडक्टेड टू मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स. ये ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है इस स्टिमुलस को कंडक्ट करेंगे. ज्यादा स्ट्रांग स्टिमुलस जो है ज्यादा न्यूरॉन्स कंडक्ट करते हैं और उस ज्यादा न्यूरॉन से ज्यादा डीपोलराइजेशन जो है वो होती है, तो वो हमें ज्यादा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जान जाता है कि स्टिमुलस जो है वो क्या है, स्ट्रांग है, चाहे वो केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो.
ठीक है। सो मोर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस will communicated to the more number of neurons and more depolarization will occur, and this depolarization will be carried to the central nervous system and interpreted as a strong stimulus. Next, अब मान लीजिए कि सुई चुभी, इस उंगली में जोर से सुई चुभ गई, हमें कांटा लग गया, बड़ा तीखा कांटा लग गया, तब भी हमें दर्द होती है बड़ी ज्यादा, ठीक है। या किसी हमें इंसेक्ट ने काट लिया तब भी बड़ी दर्द होती है। तो इंसेक्ट ने जो काटा वो तो बड़े छोटे पॉइंट पे काटा, ठीक है, तब भी दर्द हमें बड़ी बार ज्यादा हो रही है। तो वो क्यों हो रहा है? अब भी स्टिमुलस हमारा स्ट्रांग है, लेकिन इतने छोटे पॉइंट पे, एक बिंदु जैसा एक पॉइंट, इतने छोटे से पॉइंट पे जो है हमें काटा है, लेकिन दर्द हमें उतनी हो रही है जितनी की उंगली दरवाजे में आने से हो रही है। तो वो कैसे पता चलेगा? एक स्ट्रांग स्टिमुलस अगर कम्युनिकेट करना है एक सिंगल न्यूरॉन ने, तो क्या होगा? It will be communicated by many repeated waves of depolarization. Many repeated waves of depolarization मतलब सॉरी, कि एक्शन पोटेंशियल बार बार जनरेट होगा। यहां पर क्या था, एक बार जनरेट हुआ बड़े सारे न्यूरॉन्स में और आगे सीएनएस को चला गया। लेकिन अगर एक ही न्यूरॉन को एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कम्युनिकेट करना हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो वो बार बार नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है और वो बड़ी तेजी से उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो ज्यादा होती है। यानी कि मान लीजिए कि आपका एक न्यूरॉन है, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ गया है, तो वो जनरेट करेगा 10। आप जानते हैं एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? कहाँ पे जनरेट होता है बच्चों? एक्सन हिलक में। अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको डायग्राम दोबारा याद करवा देती हूँ। Sorry, this is the book of genetics. मुझे बुक नहीं मिल रही अभी। यस, दिस, ये हमारा जो पॉइंट है एक्सन हिलक वाला, अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया, सुई चुभ गई, तो ये एक्सन हिलक पे जो है वो बड़ी तेजी से नए नए एक्शन पोटेंशियल बनेंगे और बड़ी तेजी से वो आगे की ओर ट्रांसमिट होंगे और ट्रांसमिट होते होते अल्टीमेटली कहां पर पहुंचा दिए जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता लग जाएगा कि ये जो स्टिमुलस आ रहा है ये काफी स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर स्टिमुलस हमारा थोड़ा सा वीक है, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे जनरेट होंगे और धीरे धीरे आगे उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, आप जानते हैं, फिजिक्स पढ़ के आए हैं, जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी और अल्टीमेटली मैसेज सीएनएस को जाएगा कि हमें जो है वो कम चोट लगी है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन डिटेक्ट 10 एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड डिफरेंटली। अगर 10 एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो वो उसको क्या मानेगा? उसको एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मानेगा। और अगर 5 एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं एक सेकंड में, तो उसको वो वीक स्टिमुलस मानेगा, ठीक है। अगर कोई और स्टिमुलस आता है जो 50 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है एक सेकंड में और उसको आगे कैरी ऑन करता है और अल्टीमेटली सीएनएस तक पहुंचता है, तो सीएनएस समझ जाएगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ जाएगा कि ये वाला स्टिमुलस जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, जबकि जो कम फ्रीक्वेंसी का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वो स्टिमुलस जो है वो क्या है? वीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल एंड नन प्रिंसिपल। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आपने दोबारा से पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगी। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन, दैट इज द मसल फिजियोलॉजी। ओके, टेक केयर।